हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 12 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी ये सीरीज वीडियो, वीपीडीओ, एआरओ सहित 854 पदों पर जो भर्ती आई है उसके लिए, तथा कनिष्ठ सहायक के 751 पद, तथा उत्तराखंड जीके से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उत्तराखंड पुलिस, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, पटवारी या जितने भी अन्य एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज में 11 वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इन क्वेश्चंस को या इन पॉइंट्स को नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और कई सारे जो प्रश्न हैं वह प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। यह हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो भी फूलों की घाटी ही है। और इसी फूलों की घाटी को, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था, 2005 में यानी कि 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया था और काफी महत्वपूर्ण भी है। अब फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी होकर बहती है, तो पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी होकर यहाँ के बहती है। इसी के साथ साथ यह कौन सी जो पुष्पावती नदी है, कौन से ताल से निकलती है, तो ये पुष्पोतया ताल या फिर कामेट पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलती है। दूसरी बात आती है कि इससे फूलों की घाटी की खोज किसने करी, तो इस फूलों की घाटी की खोज का श्रेय जाता है किसको, फ्रैंक एस स्माइथ को, फ्रैंक एस स्माइथ को। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, तो फ्रैंक स्माइथ को जाता है इसकी खोज करने का श्रेय। और उन्हें कब खोजी थी, 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। जब वो कामेट पर्वत पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो वहां से वापसी के समय पर उन्होंने इस फूलों की घाटी को देखा। तो फ्रैंक एस स्माइथ को फूलों की घाटी के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अब फ्रैंक एस स्मिथ से भी एक प्रश्न आता है कि द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी कौन है, फ्रैंक एस स्माइथ हैं, जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज करी थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने फूलों की घाटी के बारे में बताया। अब फूलों की घाटी को ही नंदकानन क्षेत्र कहा गया है स्कंद पुराण के केदारखंड में। इसी को ही अलका क्षेत्र कहा जाता है। मेघदूतम, महाकवि कालिदास के मेघदूतम ग्रंथ में इसे अलकापुरी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसे फ्रैंक स्माइथ घाटी, पुष्परसा घाटी, पुष्पावली घाटी, भ्युंडार घाटी, गंधमादन क्षेत्र, बैकुंठ क्षेत्र, फूलों की घाटी, अन्य नामों से भी जाना जाता रहा है। तो इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं कि यूनेस्को को फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2005 में शामिल किया गया। अगला दूसरा हमारा प्रश्न है कि छांगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है। छांगलेस नहीं है, छंगलेस राजवंश हो गए, ठीक है। छंगलेस राजवंश की प्रशस्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो लाखा मंडल से हमें छंगलेस राजवंश की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, अगर आपने हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पर उसके आप देख सकते हैं। उत्तराखंड इतिहास का काफी फोल्डर है, आप वहां से जरूर देख लें। वहां पे भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूं। इसी के साथ साथ अगर आप उत्तराखंड डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जो कि अभी 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उत्तराखंड का पर्सनली काफी डिटेल में। तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मैं ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, तो 7417540616 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना आप प्लेलिस्ट पे जो वीडियो है वहां से भी उत्तराखंड को पढ़ सकते हैं। तो छंगलेस के राजवंश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो छंगलेस का राजवंश है, इसकी राजधानी थी कहाँ पे, लाखा मंडल में। तो इसकी जो प्रशस्ति हुई है छंगलेस राजवंश की, ये भी लाखा मंडल से ही प्राप्त हुई है। अब दूसरी बात आती है कि जो ये छंगलेस राजवंश था, ये कहाँ पर शासन करता था, तो जौनसार बाबर वाला क्षेत्र जो है हमारा, वहां पर ये छंगलेस राजवंश शासन करता था। और छंगलेस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो था नरपति अयदास। नरपति अयदास छंगलेस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और इसी छंगलेस राजवंश की प्रशस्ति में यहां पर ऐसा भी बताया गया कि इस क्षेत्र में यादवों की राजधानी उस समय पे हुआ करती थी। यादव क्षेत्र इस टाइम पे यहाँ पे हुआ करता था। बाकी आप चीजें प्राचीन इतिहास वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो छंगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है, लाखा मंडल से। और छंगलेस राजवंश जौनसार बाबर क्षेत्र पर उस टाइम पे शासन करता था और उनकी राजधानी के रूप में लाखा मंडल को जाना जाता रहा है। तीसरा प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई। देखिए प्रश्न है कब लागू हुई। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन देते हैं दोस्तों। एग्जाम में अभी तक राजस्व पुलिस से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो 1874 आंसर दिया जाता है, क्योंकि लागू अगर हम कहें उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कब हुई, 1874 में हुई। और किसके द्वारा लागू की गई, तो हेनरी रैमजे। इसी कारण हेनरी रैमजे को राजस्व पुलिस
व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अगर जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा, ब्रिटिश कालीन इतिहास पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले कि राजस्व पुलिस का जन्मदाता, देखिए दोस्तों दो फैक्ट है, एक तो है राजस्व पुलिस का जन्मदाता। राजस्व पुलिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जन्मदाता पूछे जाएगा तो कमिश्नर ट्रेल को राजस्व पुलिस का जन्मदाता कहा जाता है। कमिश्नर ट्रेल को राजस्व पुलिस का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1819 में सबसे पहले पटवारी के पद को सृजित किया गया था। तो पटवारी के पद को सबसे पहले किसने सृजित किया था? कमिश्नर ट्रेल ने किया था। कब किया था? 1819 में सृजित किया था। उसके बाद कुछ कुछ क्षेत्रों में ही उस टाइम पे पटवारी हुआ करते थे, ठीक है। तो लेकिन जब हेनरी रैमजे हमारे कुमाऊं कमिश्नर बने, तो हेनरी रैमजे के द्वारा 1874 में उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस कारण हमारे दो फैक्ट आते हैं कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? 1874 में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जनक कौन थे? वो थे हेनरी रैमजे। अगला जो अलग प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की शुरुआत कब से मानी जाती है? राजस्व पुलिस की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1819 से राजस्व पुलिस की शुरुआत मानी जाती है। और राजस्व पुलिस के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो राजस्व पुलिस के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? कमिश्नर ट्रेल। कौन? कमिश्नर ट्रेल। अब यहीं से एक और प्रश्न हमारा बनता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम पटवारी के पद का सृजन कब किया गया था? तो 1819 में सबसे पहले पटवारी पद का सृजन किया था। किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है हमारा कि मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा हेतु हिम ज्योति फाउंडेशन कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये हिम ज्योति फाउंडेशन काफी महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, जिसे हिम ज्योति स्कूल के नाम से भी आप जान सकते हैं। और इनका पूरा फाउंडेशन चलता है, जो कि जो हमारी कन्याएं हैं या जो गरीब या निर्धन छात्राएं हैं या गरीब छात्राएं हैं, उनके लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी हमारे उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल जी के द्वारा। इस कारण सुदर्शन अग्रवाल जी मतलब अपने राज्यपाल पीरियड में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और 2005 में इस हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा हेतु हिम ज्योति फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। हिम ज्योति फाउंडेशन या स्कूल उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। गरीब छात्राओं के लिए खोला गया था यह हिम ज्योति स्कूल, जहाँ पे गरीब छात्राओं को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में उनके छात्रावास की उपलब्धि दी जाती है। और काफ़ी मतलब यहाँ से पढ़े हुए जो छात्राएं हैं उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पदों पर वो प्रेजेंट टाइम पे विराजमान है। इस कारण ही देहरादून के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल जी का, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि हिम ज्योति फाउंडेशन किससे संबंधित है? हिम ज्योति फाउंडेशन किससे संबंधित है? तो उसका आंसर था क्या? गरीब छात्राओं से, ठीक है, या गरीब छात्राओं से संबंधित है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा कि हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2005 में इस फाउंडेशन या स्कूल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल जी के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत कम मिलेंगे दोस्तों। ये पॉइंट आपको करंट अफेयर्स से मिलते हैं। देखिए, जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था उससे 2 या 3 महीने के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई हुई थी कि हिम ज्योति फाउंडेशन के बारे में, कि देहरादून हमेशा याद रखेगा सुदर्शन अग्रवाल की उपलब्धियां। इस टाइप से कोई एक शीर्षक छापा था, दैनिक जागरण में आई थी ये न्यूज। तो यहां से ना जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं, जो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो हम न्यूज़पेपर से आपको कलेक्ट करके डाटा देते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आप वहां से कर सकते हैं। वैसे करंट अफेयर कहां से आएगा, क्या क्या आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी आएगा वो आप लोग कर सकते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि टिहरी नगर में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी नगर में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न आता है कि सैमियर नाट्य क्लब, या इसे हम कहते हैं सैमियर डेमोक्रेटिक क्लब की स्थापना की गई तो थी भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा, लेकिन कब की गई थी? 1917 में। 1917 में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि सैमियर नाट्य क्लब कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी में स्थित है। अब थोड़ा सा नाट्य या नाटक से संबंधित बात आई तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि उत्तराखंड का प्रथम नाटक कौन सा था? उत्तराखंड का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, या उत्तराखंड के प्रथम नाटककार किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम नाटक था जय विजय। जय विजय उत्तराखंड का प्रथम नाटक था, जिसे 1911 में किसके द्वारा लिखा गया था? भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा लिखा गया था। क्या जय विजय नाटक किसने लिखा था? भवानी दत्त थपलियाल ने लिखा था। कब? 1911 में। इसके बाद में 1914 में इन्होंने एक प्रहलाद नामक नाटक भी लिखा। इसी कारण उत्तराखंड के इतिहास का प्रथम नाटक माना जाता है किसे? जय विजय। जय विजय का है उत्तराखंड का हमारा प्रथम नाटक है, जिसे 1911 में लिखा गया था। अगला प्रश्न यहां से आता है कि उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में भवानी दत्त थपलियाल, भवानी दत्त थपलियाल को जाना जाता है दोस्तों। किसके? भवानी दत्त थपलियाल को, जिन्होंने 1911 में जय विजय नामक नाटक लिखा था। और उत्तराखंड के प्रथम नाटककार या प्रथम नाट्यकर्ता कौन थे? भवानी दत्त थपलियाल थे। और उत्तराखंड का प्रथम नाटक कौन सा था, या उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली नाटक कौन सा था? वो था जय विजय। इतने पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं।
अगला हमारा छठा प्रश्न है कि मौसमी पशुचारण व्यवसायी कौन सी जनजाति करती है? तो मौसमी पशुचारण हेतु प्रसिद्ध जनजाति कौन सी हमारी? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति को ही ना अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहा जाता है, अर्ध घुमंतु, क्योंकि ये घूमते रहते हैं और मौसमी पशुचारण का व्यवसाय करते हैं, इस कारण इसे मौसमी पशुचारण जनजाति, व्यवसाय करने वाली जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। और उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षर जनजाति, उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? वह है भोटिया जनजाति। और उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भी कौन सी है? वह है भोटिया जनजाति। ठीक है, मेनली ये अपने आप को खस राजपूत बताते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये किरात वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब भोटियाओं की अलग अलग शाखा यहाँ पे निवास करती है उत्तराखंड में। थोड़ा बहुत भोटिया लोग जो चमोली वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, उत्तरकाशी में निवास करते हैं, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में मतलब ये निवास करते हैं। और यहीं से एक बार प्रश्न सेंट्रल लेवल में पूछा जा चुका है दोस्तों कि मध्य हिमालय की या हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भारत के इतिहास के संदर्भ में हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? भोटिया जनजाति ही है। अब भोटिया जनजाति की कुछ उपजातियां हैं जैसे कि मारछा, तोलछा, जौहरी, सौका, जाट। ठीक है, अब बात आती है कि जो उत्तराखंड में भोटियाओं की जो उपजातियां हैं उसमें से चमोली में जो भोटियाओं की उपजातियां रहती है उन्हें कहते हैं मालछा, मारछा और तोलछा। तो प्रश्न ये बन सकता है कि चमोली वाले क्षेत्र में रहने वाले भोटियाओं को क्या कहा जाता है? तो मारछा, तोलछा कहा जाता है। वहीं पिथौरागढ़ में रहने वाले भोटियाओं को क्या कहा जाता है? जौहरी या सौका कह के संबोधित किया जाता है। और उत्तरकाशी में जो भोटिया रहते हैं उन्हें जाड़ कह के संबोधित किया जाता है। और यहीं से एक और प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट बनता है कि भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास स्थल क्या कहलाते हैं? तो भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास स्थल कहलाते हैं क्या? मुंडा या फिर मुनसा? मुंडा या फिर मुनसा? देखिए दोस्तों, बताने के लिए काफी सारी चीजें, तो हम धीरे धीरे ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। बाकी चीजें आप लोग बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। अगला हमारा सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? तो वो था समय विनोद। हिंदी अखबार पूछा गया है तो प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? समय विनोद था, जो कि 1868 में प्रकाशित किया गया था। और कहां से प्रकाशित होता है? जसपुर स्थित नैनीताल प्रेस क्लब से इसे प्रकाशित किया जाता था। और समय विनोद के प्रथम संपादक कौन थे? वो थे जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी जी। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित किया था? वो 1871 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन समय विनोद उससे 3 साल पहले 1868 में ही प्रकाशित किया जा चुका था जयदत्त जोशी जी के नेतृत्व में। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? नैनीताल प्रेस क्लब से प्रकाशित होता था उस टाइम पे, जो कि जसपुर में स्थित थी। और ये एक पाक्षिक पत्र हुआ करता था। तो याद रखना आपको दोस्तों कि उत्तराखंड का में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी अखबार समय विनोद था। कब प्रकाशित हुआ? 1868 में। किसके द्वारा? जयदत्त जोशी जी के द्वारा। अगला हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों कि बिस्वार से दीवार पर देवताओं के चित्र या आकृति बनाना किस प्रकार के चित्र के अंतर्गत आता है? तो बिस्वार आप लोगों ने देखा होगा कि आटा पीसने के बाद आटे में थोड़ा सा पानी वानी मिला के बिस्वार टाइप का घोल बनाया जाता है। ठीक है, तो बिस्वार से फिर क्या होता है? लाल जो हमारी मिट्टी होती है घरों में, लाल मिट्टी होती है या गोबर ओबर से लीप लुप के फिर क्या कहता है उसमें, आपने प्राचीन समय में देखा होगा तो बिस्वार से वहाँ पे एप्पल टाइप के दिए जाते थे, एप्पल टाइप के। तो बिस्वार से दीवार पर ऐसे दीवार टाइप की यहाँ पे पूरा लाल रंग से इसे लेपा जाता था। और बिस्वार से भी क्या कहते दीवार पर देवताओं के चित्र आकृति बनाए जाते थे या एप्पल दिए जाते थे। यह किस प्रकार के चित्र हमारे कहलाते हैं? यह प्रश्न पूछा गया। तो ये कहते हैं हमारे क्या? ज्योति मांत्र का चित्र। क्या? ज्योति मांत्र का चित्र। याद रखना आपको दोस्तों कि बिस्वार से दीवार पर देवताओं के चित्र या आकृति बनाना किस प्रकार के चित्रों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ज्योति मांत्र का चित्रों के अंतर्गत। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। अब यहीं से दोस्तों हमारे एक दो फैक्ट और आते हैं, जैसे कि ऐपण। एक बार प्रश्न पूछा गया अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एग्जाम पेपर में कि उत्तराखंड में ऐपण किस प्रकार के चित्र हैं? तो भित्ति चित्र हैं या भूमि चित्र हैं? तो भित्ति और भूमि दोनों प्रकार के चित्रों के अंतर्गत ऐपण को रखा जाता है। ठीक है, और ऐपण भी पहले प्राचीन समय पे यही बिस्वार से की जाती थी। बिस्वार से ही मतलब देहली में या घर के दीवारों पर, कुमाऊं में मेनली ऐपण की ज्यादा विशेषता मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी में एक चीज आती है दोस्तों आपके, वसुधारा चित्र। जिस प्रकार से ज्योति मांत्र का चित्र होता है उसी प्रकार से वसुधारा चित्र होता है। वसुधारा चित्र में क्या होता है कि बिस्वार से दहलीज पर जो धारा डाली जाती है उसे कहते हैं क्या? वसुधारा चित्र। देखिए दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम पे आपने ऐपण देखे होंगे जो रेड कलर की पेंट करके उसमें व्हाइट कलर के नीचे को ऐसे ऐसे एप्पल टाइप के डाले जाते हैं ना घर की दहलियों में। तो इसी को प्राचीन समय में या उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर में वसुधारा कहा गया है, क्योंकि पहले विस्वार की सहायता से ये सब चीजें की जाती थी। उसी प्रकार से एक प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है कि डिकारा चित्र क्या होता है? डिकारा क्या होता है? तो मिट्टी से बनाई जाने वाली जो भी देव मूर्तियां होती हैं उन्हें डिकारा कहते हैं। आप लोगों ने, अगर आप कुमाऊनी या गढ़वाली कल्चर से बिलोंग करते हैं तो कभी किसी को भूत पूछने जाते हैं ना उत्तराखंड में, तो कुमाऊं गढ़वाल में भूत पूछने जाते हैं तो उसमें भी डिगारे बना के ले जाते हैं, फिर उसे गड्ढे में डाल देता है। वो चीजें वो कहते हैं कि यार ये डिगरा ऊपर नहीं आना चाहिए और ना भूत लग जाएगा अगर वगैरह, काफी सारी की मान्यताएं रहती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है बारूबंद चित्र। बारूबंद चित्र में क्या होता है कि वही विस्वार की सहायता से बूंद बूंद करके जो चित्र बनेंगे वो बारूबंद होता है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बन सकता है ना कि ज्योति मांत्र का क्या है, बारूबंद क्या है, वसुधारा क्या है, थापा क्या होता है, ऐपण क्या होता है? तो ये सभी क्या होता है? भित्ति चित्र या भू आलंकन चित्र के अंतर्गत आते हैं और उत्तराखंड के लोक कला आर्ट एंड कल्चर का एक पोर्शन माना जाता है। अगला हमारा नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड के इतिहास में नाटक लेखन की शुरुआत करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो उत्तराखंड के इतिहास में नाटक लेखन की शुरुआत करने वाला या संस्कृति
की शुरुआत करने वाला या संस्कृत को तवज्जो देने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? वो था रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा 1582 में ययाति चरित्र और ऊषा रोधगया नाटक लिखे गए थे। तो उत्तराखंड के इतिहास में नाटक लेखन की शुरुआत करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? वह था रुद्रचंद। कब? 1582 में ययाति चरित्र और ऊषा रोधगया नाटक इसने लिखे थे। और प्रथम नाटक, आधुनिक काल का प्रथम नाटक किसने लिखा था? जय विजय भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा, जो कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है और आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। उन्हीं को उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। अगला या यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि ययाति चरित्र और ऊषा रोधगया नाटक किसने लिखे थे? तो रुद्रचंद के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, रुद्रचंद अकबर के समकालीन था, अकबर से मिलने गया था, कहाँ गया था? लाहौर गया था। इन सभी पॉइंटों को आप उत्तराखंड के इतिहास वाली वीडियोस में देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 10वां कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन का कार्य कब व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन का कार्य 1867 में हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। हेनरी रैमजे उत्तराखंड में का प्रसिद्ध चहेता कमिश्नर, इसी को रैमजे साहब या कुमाऊं का राजा या ब्रिटिश कालीन में सबसे चर्चित कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता रहा है। ठीक है, तो हेनरी रैमजे ने सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन का कार्य किया था उत्तराखंड के क्षेत्र में। ठीक है, और हेनरी रैमजे के द्वारा हिल स्लाइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था कब? 1867 में, और यहीं से उसने आपदा प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन का कार्य कब किया गया? 1867 में किया गया। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। हेनरी रैमजे के द्वारा 1867 में ही हिल स्लाइड सेफ्टी कमेटी का गठन नैनीताल में किया गया। हिल स्लाइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? 1867 में। किसने किया? हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। अब यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो कि मैं पहले काफी बार बता चुका हूं कि नैनीताल में सबसे भयानक भूकंप या सबसे विध्वंसकारी भूकंप कब आया, जिसमें हमारा जो नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर था वह ध्वस्त हो गया? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर देना है। अगला हमारा 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में 84 कुटिया, स्वर्गाश्रम और शंकराचार्य नगर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में 84 कुटिया ऋषिकेश में स्थित है, स्वर्गाश्रम भी ऋषिकेश में स्थित है, लक्ष्मण झूला पुल भी ऋषिकेश में स्थित है और शंकराचार्य नगर भी कहाँ है? ऋषिकेश में ही स्थित है। ठीक है, ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? देहरादून जनपद है। ऋषिकेश को योग की नगरी या कुब्जा मृक या योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए 84 कुटिया तो ऋषिकेश में, और 84 गुफा पूछेगा तो 84 गुफा कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है 84 गुफा। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड का संस्कृति पोर्टल किस भाषा के संरक्षण हेतु विकसित नहीं किया गया है? हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी गढ़वाली या जौनसारी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7417540616 और 9411595080। इसमें आपको वीडियो वीपीडीओ या जो अपकमिंग एग्जाम है 854 वाले सभी पदों के लिए उत्तराखंड की डिटेल में स्टडी कराई जाती है और हमारा बैच शुरू होने वाला है 21 दिसंबर से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स तो आप जरूर करें और साथ ही रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करें जितनी भी चीजें हम आपसे पूछते हैं। तो अगर आप जितना ज्यादा रिप्लाई देंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।